हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग विश्व के भूगोल के साथ साथ एक और टॉपिक भारत का संविधान को साथ लेकर चलेंगे। तो आइए देखते हैं आज के इस क्लास में भारत का संविधान क्या है या किसे कहते हैं। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। भारत में जो है हमारा संविधान सर्वोच्च कानून है। यह नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से स्वीकार करते हैं या मानते हैं। भारतीय संवैधानिक इतिहास। भारतीय इतिहास में 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई अधिनियम लागू किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बने, जो इस प्रकार हैं। 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध, यह हमारे भारतीय संविधान के विकास की प्रमुख सीढ़ियां हैं, जो इस प्रकार हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर पद था, अब उसका पद विस्तृत करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 73 के एक्ट से 74 में कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे, 1+3। इस हाई कोर्ट में 1+3 मेंबर थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्प्रे थे। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो 1773 के एक्ट से 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्प्रे थे। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत द्वैध शासन, दोहरा शासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दोहरा शासन में जो पहला पद था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यह व्यापारिक मामले देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले की देखभाल करता था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत अभी हमने आपको बताया कि दोहरा शासन प्रारंभ हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसके बाद आता है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट द्वारा
पहली बार ईसाई मिशनरियों का भारत में धर्म प्रचार के लिए अनुज्ञा दी गई या आज्ञा दी गई। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया। चीन और चाय के व्यापार का एकाधिकार बनाए रखा गया। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। यह अब कंपनी करेगा। 1833 का चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अभी आपने देखा 1773 के एक्ट से बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यह पद धारण करने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इस एक्ट के परिणाम स्वरूप प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। 1833 के एक्ट के परिणाम स्वरूप प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। 1858 के एक्ट में अभी तक कंपनी शासन कर रही थी, अब कंपनी से शासन लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, फिर उस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब इस पद को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। पॉइंट को समझते चलिएगा आराम से। 1919 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। वायसराय लॉर्ड मिंटो, भारत सचिव लॉर्ड मार्ले। जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, इसमें जो वायसराय था, भारत का वायसराय, वह लॉर्ड मिंटो था और जो भारत का सचिव था वह लॉर्ड मार्ले था। इसीलिए इसको मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। सचिव का नाम पहले है और वायसराय का नाम बाद में है। इस एक्ट द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आरंभ हुआ। नोट: मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल तथा पृथक निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया। 1909 के एक्ट द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। नोट: मतदाताओं के 3 वर्ग थे: सामान्य मतदाता, वर्ग मतदाता जिसमें जमींदार व मुसलमान शामिल थे, विशेष मतदाता जिसमें विश्वविद्यालय, वाणिज्य शामिल थे। 1919 का भारत शासन अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अभी हमने आपको बताया
कि भारत सचिव का नाम पहले और भारत के वायसराय का नाम बाद में होगा। तो मॉन्टेग्यू क्या है? यह भारत का सचिव है और चेम्सफोर्ड यह उस समय का वायसराय है। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। नोट, द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस। प्रांतीय शासन के दो भाग, पहला है संरक्षित विषय, दूसरा है हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय में प्रशासन गवर्नर व उसकी कार्यकारिणी परिषद के द्वारा, और हस्तांतरित विषय में प्रशासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से। इसमें कार्यकारिणी परिषद के द्वारा और गवर्नर के द्वारा, और इसमें हस्तांतरित विषय में विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से। इस अधिनियम द्वारा 9 फरवरी 1921 को नरेंद्र मंडल की स्थापना दिल्ली में की गई। 1919 का एक्ट चल रहा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का एक्ट। इस एक्ट के द्वारा प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई या गठन किया गया। 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी 1919 के एक्ट में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिसमें महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार मिला, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। प्रथम लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सर रॉस बार्कर थे। इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें प्रस्तावना का अभाव था। यह जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसमें प्रस्तावना नहीं थी। इस एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान शामिल था। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों से 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों और देशी रियासतों से बनाया जाना प्रस्तावित था। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया। अभी तक आपने देखा था कि राज्यों में द्वैध शासन 1919 के एक्ट से लगा था। अब केंद्र में द्वैध शासन, राज्यों में द्वैध शासन 1909 के एक्ट से और केंद्र में द्वैध शासन राज्यों में या प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के एक्ट से लगा था और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम से प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्र प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके उन्हें पूर्णतः स्वाधीनता प्रदान की गई। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 का एक्ट और 1935 के एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा इसे। प्रस्तावित संघ की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्रीय व प्रांत सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया।
जिसमें 3 सूचियां थीं, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के, प्रांतीय सूची स्थानीय महत्व के और समवर्ती सूची केंद्र और प्रांत दोनों कानून बना सकते थे। हमारे संविधान में यह व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। इसमें जल, थल, वायु सेना, विदेशी मामले, डाक, तार, बीमा, बैंक इत्यादि और प्रांतीय सूची में शांति, न्याय, न्यायालय, स्थानीय स्वशासन, कृषि, शिक्षा, सड़कें आदि। अब तो शिक्षा को प्रांतीय सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में भी डाल दिया गया है। आगे देखिए, इस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसमें अंतिम अपील प्रीवी परिषद में की जा सकती थी। इस अधिनियम में संशोधन का अधिकार केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था। यह जो संसद बना था, इसमें संशोधन, यह जो अधिनियम बना था, इसमें संशोधन केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो भारत परिषद का निर्माण किया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार दलित जातियों की महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। अदन को इंग्लैंड के औपचारिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। यह जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसको मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। इस अधिनियम से हमारे संविधान में अनेक चीज़ें ग्रहण की गई हैं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण कमी थी कि इसमें प्रस्तावना का अभाव था। भारत के वर्तमान संविधान पर 1935 के अधिनियम का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा भारत के वर्तमान संविधान पर 1935 के अधिनियम का? संघीय योजना, संघ की इकाई, केंद्र को अधिक शक्ति, ये सब भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है हमारे वर्तमान संविधान में। द्विसदनीय विधानमंडल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल का पद, राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा, संघीय कानून और राज्य कानून में विरोध होने पर संघीय कानून को मान्यता दिया जाना। यह इतनी सारी चीज़ें 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा हमारे वर्तमान संविधान में जोड़ी गई हैं। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि राज्यपाल का पद या राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा, यह हमारे वर्तमान संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से। आरबीआई की स्थापना। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के समय ही हुई थी। इस अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना
की गई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को, और इसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। इसमें 2 सदस्य थे, पहला लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और दूसरा एवी अलेक्जेंडर। एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, टोटल 3 मेंबर क्रिप्स मिशन में थे। याद रखिएगा, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे और सदस्य सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। भारत में आगमन 22 मार्च 1942। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और उस समय लॉर्ड लिथगो वायसराय थे। इस प्रस्ताव में 2 बातें प्रमुख थीं। युद्ध के समय में लागू होने वाले सुझाव और युद्ध के बाद लागू होने वाले सुझाव। कि युद्ध के समय, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इस समय क्या क्या चीज़ें लागू होंगी वह सुझाव, और युद्ध के बाद क्या लागू होंगी वह सुझाव, 2 बातें प्रमुख थी। इस एक्ट में औपनिवेश स्वराज्य अर्थात सीमित स्वतंत्रता की अवधारणा दी गई। ध्यान दीजिएगा, सीमित स्वतंत्रता। इसमें संघ प्रमुख के स्थान पर ब्रिटिश नियंत्रण में रहने के प्रावधान होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया और 11 अप्रैल 1942 को वापस ले लिया गया। इसमें संघ प्रमुख के स्थान पर ब्रिटिश नियंत्रण में रहने का प्रावधान दिया गया था, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया और 11 अप्रैल 1942 को वापस ले लिया गया। इसमें भारत को अधिराज्य, संविधान सभा की स्थापना, प्रांतों या देशी रियासतों को पृथक करने का अधिकार इत्यादि उल्लिखित था। नेक्स्ट है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जहाँ कहीं भी न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।